वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपना जो है महिलाओं का काम और असमानता। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जो अपना एनसीईआरटी है उसका क्लास 7th का 4th चैप्टर चल रहा है। यहाँ पे बात की गई है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, यानी कि हमारे समाज में एक लड़के का लालन पालन कैसे होता है और एक लड़की का लालन पालन उसी घर में उसी समाज में कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड समझ ली हैं और जान भी लिए हैं कि क्या क्या होता है एक लड़की के साथ और एक लड़के के साथ, कैसे कैसे उनका लालन पालन होता है, कैसे उनकी देख रेख होती है, हर एक चीज़ को समझा है। अब यहाँ पे कुछ और टॉपिक रह गए हैं जिनको आज हम बात करेंगे, जिसमें है महिलाओं का काम और समानता। ठीक है, यानी कि काम और समानता का मतलब यही है कि मतलब हमारे घर परिवार में जो भी महिलाएं काम करती हैं या पुरुष काम करते हैं उन दोनों में समानता है या नहीं है। क्योंकि हमने देखा था कि महिलाओं को एक जो भी घरेलू कामकाजी महिला होती है तो उन्हें क्या माना जाता है कि वो किसी काम की नहीं होती हैं, यानी कोई काम वो नहीं करती हैं। ठीक है, यानी उनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई मूल्य नहीं होता है उनके काम का। बस ये समझा जाता है कि ये तो काम करना ही पड़ता है इनको, चाहे वो बाहर का काम करे तो भी महिलाओं को ये घर का काम करना पड़ेगा, और यदि बाहर का काम नहीं भी करती हैं तो भी महिलाओं को ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको काम में नहीं गिना जाता है कि ये काम करके थकती होंगी या कुछ और होती होंगी, परेशान होती होंगी, तो ये सब नहीं गिना जाता है। और ये किताब बस में नहीं, अपनी असल ज़िंदगी में भी यही सब कुछ होता है। ठीक है, और उसी को हम किताब के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जो एनसीईआरटी की बुक है, इसके लेखक है, हमको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज में कैसा चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करें महिलाओं का काम और समानता, तो इसमें बात की गई है कि जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति का परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। ठीक है, यानी कि ये कोई एक परिवार की बात नहीं है कि जहाँ पे महिलाओं को हम क्या नहीं उचित सम्मान नहीं देते हैं, या उनके काम को काम नहीं मानते हैं, या उनके कामों को महत्व नहीं देते हैं, या बहुत कम महत्व देते हैं। तो या कोई एक मेरे घर की या आपके घर की, किसी एक के घर की बात नहीं है, या एक के परिवार की बात नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे पूरे समाज में और हमारे पूरे देश में क्या पूरे विश्व की बात करें तो महिलाओं की स्थिति कुछ ऐसी ही है। ठीक है, उसके बाद बात करें, इसीलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाते हैं, यानी कि महिलाओं के समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे काम जो भी हैं कि महिलाओं को इनकी सुरक्षा करनी चाहिए और इनको कुछ जो भी ये काम कर रही हैं उसके लिए इनको महत्व देना चाहिए, किसी से कम नहीं समझना चाहिए। तो ये केवल एक व्यक्तिगत या किसी पारिवारिक स्तर का मामला नहीं है, यहाँ पे शासकीय स्तर पर भी क्या होना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, जो समानता है, यानी कि जो भी आर्टिकल हमारे 14 से 18 तक बात की जाती है समानता का अधिकार, इसमें है कि हमको कितनी समानता मिलती है, और हमारे संविधान में समानता का मतलब समानता तो इंक्लूड है, लेकिन क्या असल ज़िंदगी में हमको उसका मूल प्रॉफिट मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। हमने वहाँ भी पढ़ा था, जब इसका नेक्स्ट चैप्टर ही था लोकतंत्र में समानता, उसमें भी देखा था कि समानता तो है, कही जाती है कि हमको समानता का अधिकार है, हम वोट भी डालते हैं समान रूप से, सबके वोट का मूल्य भी एक होता है, लेकिन उसके बाद क्या रियल ज़िंदगी में समानता मिलती है? तो हमने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ असमानता ही दिख रही थी, समानता कहीं नहीं नजर आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमारा जो संविधान है वो कहता है कि स्त्री या पुरुष होने पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जाति किसी की उच्च वर्ग है या निम्न वर्ग है, उसमें भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई अमीर है या गरीब है, उसमें भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये बात की गई है हमारे संविधान में। ठीक है, उसके बाद बात करें
परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। ठीक है, वास्तविकता में क्या होता है, संविधान तो कहता है लेकिन रियल में हम और आप ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और पूरी तरह से अभी तैयार हो भी नहीं सकता कोई, क्योंकि यदि एक तैयार होता है तो एक की सत्ता जाती है। ठीक है, सत्ता का मतलब यदि यहाँ पे ये है कि यदि पुरुष महिलाओं को उनकी इज्जत करने लगे, मीन्स इज्जत तो करते हैं बट यदि उनको अपने से ज़्यादा महत्व देने लगे तो फिर कहीं ना कहीं उनकी कमी आ जाएगी। और जो कोई भी इंसान होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जब वो अपना ऊंचा बनाना चाहते हैं तो अपने आप को वो नीचा गिरा नहीं देखना चाहते। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कोई नीचा गिरेगा नहीं, बल्कि ऊंचे ही दोनों रहेंगे और दोनों की ही अच्छी पूरी ज़िंदगी चलेगी। लेकिन यहाँ पे फिर भी वो लोग ऐसा सोच नहीं सकते हैं कि कहीं मैं महिलाओं से पीछे ना हो जाऊँ, कहीं ये जैसे मैं अभी रौब दिखा रहा हूँ इन पे तो कहीं इनका राज ना चलने लगे। तो ऐसा तो संविधान हमारी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन नहीं होता है। ठीक है, आप देखते हो आए दिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, और ये जो अभी कोरोना वायरस आया है बहुत कुछ हमको सिखाया है। ठीक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा घर में जो हम बात करें, आप न्यूज़पेपर जो भी पढ़ते होगे, रेगुलर फॉलो करते होगे, तो आप लोग देखते होगे कि वहाँ पे आपको एक या दो घटना ज़रूर मिल जाती होगी कि आज वहाँ के घर में ऐसा हालत हुई या किसी के घर में ऐसी ऐसी कंडीशन होती है। ठीक है, मतलब कि वो घर में ही क्या करते हैं, जब कुछ नहीं मिलता, जो कि कुछ स्मोकिंग करते हैं या कुछ नशा करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, घर की औरतों को ही मारते हैं और उनको ही प्रताड़ित करते हैं। ठीक है, कई वजह होती है, हालांकि उनको परेशान करने के लिए एक यही नशा की वजह नहीं होती है, उनको दहेज के लिए भी मारा जाता है, उनके काम के लिए भी मारा जाता है, मतलब बहुत सारी वजह होती है जिसका सब कुछ झेलना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ घर की महिलाओं को। ठीक है, सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट क्या है, इसके कारणों को समझने के लिए कि आखिर ये होता है तो क्यों होता है, और इसकी स्थिति का सकारात्मक निदान यानी कि एक पॉजिटिव निदान कैसे ढूंढा जाए, इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट होती है वचनबद्ध होती है। आप देखते हो कि जब भी चुनाव आता है, ठीक है, तो जब इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पे उससे पहले जो प्रचार प्रसार करते हैं अपना, ये जो नेताजी लोग होते हैं, तो ये क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि मैं महिलाओं के लिए ये कर दूंगा, महिलाओं के लिए रोजगार दे दूंगा, महिलाओं की मैं सुरक्षा करूंगा। और कहें तो कहीं ना कहीं हर एक क्रिमिनल के पीछे कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता का या किसी बड़े अधिकारी का हाथ होता है। ठीक है, नहीं तो जब किसी का हाथ नहीं होगा, अभी आपने देखा था जो ये विनोद द्विवेदी करके शायद था अभी जो मारा गया, जो पुलिस को मारा था, तो वहाँ पे उसके पीछे भी बहुत बड़े अधिकारी या बात करें तो बहुत बड़ी पार्टियों का हाथ था। ठीक है, हालांकि बात सामने खुल के नहीं आ रही है, लेकिन कोई भी क्रिमिनल इतना मतलब कि ताकतवर ऐसे थोड़ी ना हो जाता है कि इतने सारे पुलिस वालों को, उसने 8 पुलिस वालों को अकेले मार दिया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब उस बंदे ने 8 पुलिस वालों को मारा, 1 बजे रात वो पुलिस वाले जाते हैं, तो उसको क्या पता था कि ये पुलिस वाले आ रहे हैं। ठीक है, किसी ने बताया होगा तब उसको पता चला कि ये आ रहे हैं, मतलब कोई उन्हीं के डिपार्टमेंट से ही शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत से गद्दार भरे हुए हैं जो कि हमको पता नहीं चल पाता है। हमारे आप अंदाज़ा लगाना, कभी एक तरफा किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचना कि विकास दुबे ने इसको मार दिया। ठीक है, आपने विकास दुबे को बुरा बना दिया, किसने मार दिया, ठीक है, उसने बुरा है, मारा उसने, लेकिन क्या आपने ये सोचा कभी कि इसने मारा तो इस दुर्घटना के पीछे का कारण क्या है, यानी कि इसको पता कैसे चला, भाई वो 1 बजे रात जा रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, अब उसको कोई तो होगा उसको बताने के लिए, या तो पुलिस डिपार्टमेंट से ही कोई होगा या तो उसकी कोई खुफिया लगे होंगे, तभी तो वो उसको पता चल पाया। और जब वहाँ उज्जैन में पकड़ा जाता है तो टीवी में जो दिखा रहा था, एकदम बढ़िया मास्क लगाए हुए खुलेआम घूम रहा था, जैसे इसने बिल्कुल निश्चिंत होकर मंदिर का दर्शन करने आया। ठीक है, तो वहाँ पे तो बढ़िया वो आराम से घूम रहा था, उसको कोई डर भी नहीं था, यानी कि यहाँ पे किसी न किसी बड़े का हाथ था। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात समझाई जा रही है
और जब उसने, आप ये सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि उस बंदे ने मारने के बाद कानपुर से उज्जैन तक की दूरी तय की, और आपको पता है कि जगह जगह पे चुंगी नाका लगा रहता है, पुलिस रहती है, ट्रैफिक पुलिस रहती है, और इस टाइम पे तो और ज़्यादा व्यवस्था कड़ी है, जगह जगह पे उसकी अफवाहें उड़ाई जा रही थी। तो क्या वो उड़ के थोड़ी ना गया होगा? गया तो वहाँ से कार से ही गया होगा, या बस से, या जैसे भी गया होगा, तो उड़ के तो वहाँ से नहीं गया। फिर उसको पकड़ क्यों नहीं पाए हैं? यहाँ पे आपको सोचने वाली बात ये है, ठीक है। तो ये सारी बातों को, आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो और आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, और ऐसे बहुत से निर्णय लेने पड़ेंगे जिसमें आप सिर्फ एक बंदे का देख के नहीं चल सकते हो कि आपने देख लिया या सुन लिया कि इसने मर्डर कर दिया, बस आप उसी पे कूद पड़े कि इसने मर्डर कर दिया यानी इसने ऐसा किया, ठीक है। उसके पीछे का पहले आप कारण जानोगे, थोड़ा उसको समझोगे डीपली कि आखिर ऐसा है क्या, यानी कि इसके पीछे और भी किसी का हाथ होगा या किसी ने ऐसा करवाया होगा, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। और एक बात आप हमेशा याद रखना कि जब भी आपको, सपोज आप किसी अधिकारी पद में हो और आपको इमरजेंसी में रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कॉल आता है कि यहाँ पे कोई फर्जी कॉल हो या कोई रियल का हो कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, ठीक है, तो तुरंत आप वहाँ से अपनी कार लेके मत निकल जाना कभी भी। पहले आप उस स्थिति की जांच करवा लेना, क्योंकि वहाँ पे क्या रियल में ऐसा हुआ है या कोई आपको मारने का षड्यंत्र बना रहा है। इसलिए हमेशा ऐसी कभी गलती नहीं करना चाहिए कि किसी ने कॉल किया, जल्दी आ जाओ सर, यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, और आपने कोई परिस्थिति की जांच पड़ताल की नहीं, तुरंत निकल गए वहाँ से। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप एक अधिकारी बनोगे, वहाँ पे आपको हर एक बात सोचनी और समझनी पड़ती है कि क्या क्या होता है। खैर ये टॉपिक अलग है। यहाँ पे हम अपने आते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको मतलब कि जो भी सकारात्मक कारण होंगे, इनको समझने की ज़रूरत है और इनके निदान करने की ज़रूरत है, ठीक है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। बिल्कुल सरकार जानती है, और आप देखोगे तो हो सकता है, जैसे मैंने कल बताया था प्रिंसिपल सर जी की बात अपने, वैसे ही आपको हो सकता है कि कई सारे नेताओं जी के घर में भी ऐसे बच्चे मिल जाएं जो काम करते होंगे, ठीक है। जबकि उनको पता है, आते जाते हर जगह वो देखते रहते हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे होटलों में, घरों में काम करते हैं, सड़कों में काम करते हैं और जो भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि उनकी देखभाल की सुरक्षा और जो भी है सरकार को ही करनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है, ठीक है। यानी कि जो इसका सबका असर लड़कियों को कहीं ना कहीं स्कूल जाने पर पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाओं के बाहर काम कर सकेंगी, मतलब कि क्या महिलाएं बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे लड़कियों के स्कूल जाने में भी प्रतिबंध लग रहा है, तो अब इससे तो ये निश्चित हो रहा है कि क्या महिलाएं बाहर जाकर काम कर सकती हैं, और काम करना भी चाहें तो वो कैसा काम कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेच की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा, ठीक है। तो जो शासन के द्वारा ये बालवाड़ी सुविधा चलाई जा रही है, यानी कि क्रेच, तो उसमें क्या होगा कि इनको बहुत सी महिलाओं को स्कूल जाने की भी सुविधा मिलेगी और महिलाओं को काम करने की भी मिलेगी, लड़कियों को स्कूल जाने की भी सुविधा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो ये रहा आज का हमारा जितना भी पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, मीन्स कि हम इसको पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी कि एक महिला के साथ और एक पुरुष के साथ कैसी कैसी परवरिश होती है, कैसे कैसे उनका लालन पालन होता है, कैसी उनकी समस्याएं होती है, कैसे एक लड़का जिस सड़क को कई रूप से उपयोग करता है, यानी उस सड़क पे खेलता है, साइकिल चलाता है, घूमता है, खड़ा रहता है, लेकिन उसी सड़क से जो लड़कियां होती हैं
वो सीधे स्कूल से घर की दूरी तय करने के लिए एक माध्यम होता है कि यहाँ से वो आएंगी और इधर से चली जाएंगी, ठीक है। उनके अलावा लड़कियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है, तेज जोर से आवाज़ निकालने की अनुमति नहीं होती है, ज़ोर ज़ोर से हंसने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि अब मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि अब इतना ज़्यादा प्रतिबंध लगाया जाता है कि कहीं कहीं है कि जहाँ पे इतना ज़्यादा अभी दकियानूसी चल रहा है, लेकिन अब इतना ज़्यादा भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि आप देखते हो कि टिकटॉक में अभी तक, हालांकि अब ये बैन हो गया है, लेकिन बहुत सी लड़कियां और लड़के वहाँ पे तो अब खुले जब बाहर आते होंगे तभी वो सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसको पूरा देश देख रहा है, देश भी देख रहा है, विदेश भी देख रहा है, यानी कि अब स्थिति सुधर रही है। अब जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, और आप भी अब जब आपके बच्चे होंगे तो आपको भी सारी बातें पता है, तो अब धीरे धीरे हमारा समाज क्या है वो सुधर रहा है, ठीक है। लेकिन पहले की स्थिति तो और बद से बदतर थी। अभी जो हमने पढ़ा 1960 1920 की घटना, उसमें तो हद तक ठीक था, लेकिन उससे भी पहले की स्थिति और भी बदतर थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें हमने समझा है। और यहाँ पे एक दो और इम्पोर्टेंट्स बात थी कि आप में से कई लोगों ने पूछा था कि पहले करंट अफेयर पे अभी जोर दूं या ना दूं, मतलब करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करूं या ना करूं। तो मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर पे आप यदि 1 साल का करंट अफेयर आप पढ़ लेते हो एग्ज़ाम से पहले का, ठीक है, तो 1 साल का ही करंट अफेयर पूछा जाता है। वहाँ पे आपको 1.5 साल का भी चांस नहीं रहता कि पूछा ही जाएगा। लेकिन आपको हमेशा एक आपकी, मैंने बताया था ना कि एक पर्सनालिटी डेवलप होती है अपनी, जब भी आप किसी भी चीज़ से अवेयर रहते हो, ठीक है। तो इसलिए आप अभी से अपनी हैबिट ये डाल लो कि आप डेली ही न्यूज़पेपर पढ़ोगे, क्योंकि ऐसा है कि आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपकी हैबिट बन जाएगी तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज उज्ज्वला योजना चल रही है, और भी जो रोजगार मजदूर योजनाएं चलाई जा रही हैं, कृषि योजनाएं चलाई जा रही हैं, अब इनके बारे में आपको पता होगा। जो भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है या नेशनल रिलेशन है, अभी से यदि आप अवेयर रहते हो इन सब के बारे में, तो जब आप पढ़ते हो 1 साल का, ठीक है, जिसकी याददाश्त अच्छी है वो रट लेगा, लेकिन यदि आप अभी से पढ़ते हो तो आपकी समझ डेवलप होगी, ठीक है। और जब आपको समझने का जो माइंड है वो ज़्यादा चीज़ों को गेन करने लगेगा, तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो 1 साल का जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है हम उसको पढ़ लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, ये भी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अब इनमें कोई नया अपडेट होता है। आपको पता है कि हर एक योजनाओं में या हर एक जो भी सरकार की स्कीमें होती हैं उनमें अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो जब भी अपडेट होगा तो इसमें हमको तो इसकी इधर की पीछे की बातें पता है, इसमें जो नया अपडेट हो रहा है हम उसको इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप इतना फोकस मत दो कि बस करेंट अफेयर के पीछे ही लग जाओ। यदि अभी आप मतलब स्टार्ट किए हो तो आप अच्छे से अपनी पहले जो भी बुक्स हैं उनको कंप्लीट करो। लेकिन मैं कहूँगी कि आप न्यूज़पेपर के कुछ मत पढ़ो, ठीक है ना। तो यूट्यूब का वीडियो देखो, ना तो और कुछ देखो। बस यदि न्यूज़पेपर मोबाइल में मिल जाता है, आपको लैपटॉप में जहाँ भी ऑनलाइन मिलता है या आपके घर में भी आता है, तो कोई भी न्यूज़पेपर हो, ऐसा नहीं कि द हिंदू हो, दैनिक जागरण ही हो, आपके पास कोई भी न्यूज़पेपर आता है तो आप उसको पढ़ने की हैबिट डालो, ठीक है। ताकि आप जब उसको पढ़ोगे तो उससे आपका ही प्रॉफिट होने वाला है और आप एक अच्छे समझ में आएगा कि हाँ इस बंदे में दम है, ठीक है। यानी कि आपको हर एक चीज़ें पता होंगी। और जब आप बुक में पढ़ते हो, देखिए हमने पढ़ा, अभी नेक्स्ट ही पढ़ा था, हमने विधायक पढ़ा था, ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में राज्य सरकार। अब वहाँ पे यदि आप में से जो भी अच्छे से वीडियो देखा होगा तो अब अभी राजस्थान की जो स्थिति थी, ठीक है, बिल्कुल कल की ही घटना है। बहुत मतलब उठापटक हो रही थी कि जो पायलट जी है वो वहाँ की सरकार गिराने वाले हैं या वहाँ से निकलने वाले हैं। तो कल तो परसों से ही 2 बजे रात तक परसों बैठक चली थी। कल भी सारा दिन वहाँ की पूरा स्थिति जो थी वो डगमगा रही थी कि कहाँ जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जब जो भी हमने समझा कि एक मंत्री जो होता है वो एक विधायक के रहने से बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको करंट अफेयर पढ़ना क्यों ज़रूरी हो गया एग्ज़ाम के लिए? तो ठीक है, करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल जो भी हमारे खेल से रिलेटेड है वो आएंगे। लेकिन यदि आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो और न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा कि राजस्थान की इस समय पे जो राजनीतिक व्यवस्था है या चुनावी व्यवस्था ऐसे चल रही है, ठीक है, यानी कि सरकार वहाँ की गिरने की स्थिति में है,
तो आप समझोगे कि हाँ, मैंने विधायिका में पढ़ा था, जो राज्य सरकार था उसमें मैंने पढ़ा था कि चलो मतलब जो विधायक होता है वहाँ पे विधानसभा होती है, एक राज्य में एक होती है और कई सारे विधायक होते हैं। जब मतलब निर्वाचन क्षेत्र चुने जाते हैं, कितने एक राज्य में निर्वाचन क्षेत्र होंगे और हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है और एक विधायक में से आपको कई सारे सरकारें हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे आपने क्या किया कि मतलब सॉरी, कई सारे सरकारें नहीं, यानी कई सारे विधायक हो गए, एक मतलब हर एक क्षेत्र से एक एक जो विधायक चुने गए। तो वो जिसमें हमने देखा था कि वहाँ पे हरियाणा का जो था 68 थे, ठीक है। तो उसमें यदि 68 विधायक हैं, वही चुनेंगे कि मंत्री किसको, मतलब कि अपने जो भी मंत्री होगा उसको चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर विधायक में से ही मंत्री बनाया जाता है। हमने आपको बताया था कि विधायक के जो कार्य होता है उनको दोहरा कार्य करना पड़ता है, ठीक है। यानी एक तो वो विधायक के रूप में कार्य करता है, दूसरा वो मंत्री के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो मुख्यमंत्री हुआ, फिर मुख्यमंत्री क्या करता है कि मतलब जो भी विधायक होते हैं उनको मंत्रियों के लिए अलग अलग मंत्रालय सौंपने के लिए चयन करता है और फिर राज्यपाल जी जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिर उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो जब हमने ये सारी बातें पढ़ी, अब वहीं पे आप यदि डेली का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आएगा पूरा कि अभी तो मैंने यही पढ़ा था और यहीं पे आप देख रहे हो कि यदि सचिन पायलट के साथ 30 या 32 से ज़्यादा या मतलब कि आधे से अधिक कोई विधायक जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ पे 68 विधायक हैं, मान लीजिए कि राजस्थान में ही 68 विधानसभा, ठीक है। अब यहाँ से सपोज यहाँ पे निकल गए 38 निकल गए या कि 40 निकल गए, यानी कि इनका क्या हुआ, जो था इनका बहुमत अब गिरने लगा, ठीक है। यानी कि अब चाहिए कि मंत्री जी अपना बहुमत साबित करें और यदि बहुमत साबित नहीं कर रहे हैं तो इनका सरकार जो है वो गिर जाएगी। यानी कि जो भी विधायक हैं वो जब पार्टी से निकल जाएंगे तो इनकी सरकार बहुमत नहीं साबित कर पाएगी और वो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। लेकिन सचिन पायलट जी अपना जो भी था वो खुद ही निकले और भी जो एक दो उनके साथ 9-10 की विधायक की बात की जा रही थी तो वो निकले। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे हालांकि अब बोला जा रहा है कि उनको निकाल दिया गया है, ठीक है। वो निकले नहीं, वहाँ पे गए नहीं थे, कड़ा प्रतिबंध था कि नहीं आओगे आप तो निकाल दिया जाएगा। तो वहाँ पे उनका यानी कि जो भी सरकार थी, यानी मंत्री पद जो था अशोक गहलोत जी का, वो फाइनली सेम बचा रह गया, ठीक है। यानी सेफ रहा वो, क्योंकि इनके पास इतना उनका बहुमत बना रह गया मंत्री जी का और ये सिर्फ निकल गए अपना लेके, ठीक है। तो यहाँ पे यही स्थिति आती है। इसीलिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको ये सारी बातें, जब बुक पढ़ते हो तो आप वहाँ पे लिंक कर सकते हो कि हाँ मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी और ये चीज़ें ऐसी ऐसी घट रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं या जो भी घटनाएं करंट में घट रही हैं उनका जो हम पढ़े थे उनसे क्या लिंक कर सकते हैं या क्या उनका संबंध है। तो ये सारी बातें आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो और जो भी पढ़ रहे हो, अभी हमने जियोग्राफी में संडे को ही चाल भी किया था जो 8वां हमारा महाद्वीप बना, ठीक है। अब आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो आपने उसमें देखा कि 7 ही महाद्वीप है, लेकिन यदि आप अभी से करंट अपडेट लेते हो तो वहाँ पे आपको पता चलता है, चलो न्यूज़पेपर में कहीं भी आपको दिख गया कि हाँ 8वां कॉन्टिनेंट भी बन चुका है, ठीक है। यानी कि वो अस्तित्व में आ चुका है, जो जीलैंडिया नाम से था। आप में से जो वीडियो नहीं देखा होगा देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया है और वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जियोग्राफी का ये एक चैप्टर बनने वाला है, ठीक है। और हाँ, जियोग्राफी से एक बात मुझे और याद आ गई कि आप में से किसी एक का क्वेश्चन था कि मैडम जियोग्राफी आप ही पढ़ाओ। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी हालांकि हमने टीचर चेंज कर दिए हैं, अब अनिल सर आपको जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं और आई होप कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आता होगा। बट यदि जिसको भी मेरे से पढ़ना हो तो एक यूट्यूब पे आप सर्च करना, दिव्य एजुकेशन चैनल है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा। मैंने जियोग्राफी का एक, आप में से यदि बुक भी, अभी बुक लिस्ट की वीडियो मैं जस्ट ही लाने वाली हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा, जल्दी ही बताऊँगी आपको। तो यहाँ पे क्या है कि एक करके है मतलब भारत का भूगोल एनसीईआरटी का सार, ठीक है, पूरा सारांश है और महेश वर्णवाल जी की ये बुक है, पूरा उसमें सारांश दिया गया है और हर एक सब्जेक्ट की है, ठीक है। जितने भी आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम के लिए, मेन ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए फोकस करके बनाई गई है ये बुक महेश वर्णवाल जी के द्वारा। तो बहुत अच्छी ये बुकें हैं, ठीक है। और इनसे जो भी मैंने पढ़ाया है इसी बुक से मैंने पढ़ाया है, जिसमें एनसीईआरटी का भी डाटा
डाटा है, और जो भी हमारा पूरा मतलब उसको देखने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ठीक है। तो आप में से जो भी जियोग्राफी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ से जाके पूरा नोट्स भी साथ साथ में पूरा बनवाते गई हूँ, और पूरा मैप बेस, ठीक है, यानी कि मैप के साथ साथ, क्योंकि जियोग्राफी में मैप ही है, बस हमारा आपको पता होना चाहिए भारत कहाँ है, भूगोल, ठीक है। तो भूगोल में हमको पूरा मैप ही पढ़ना पड़ता है कि हाँ क्या है, क्या कहाँ पे है, वो सारी बातें हम मैप के द्वारा ही समझे हैं। तो आप वहाँ से जाके पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनिल सर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट वहाँ पे मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखे हैं, और मैंने इंडियन जियोग्राफी पूरा ही कंप्लीट कर दिया है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मैं नहीं कर पाई थी, और तो उसको कंप्लीट करवा दूंगी। और साथ साथ अभी क्योंकि इसलिए नहीं कर पाई थी, जब यहाँ पे मैंने इसको पॉलिटी स्टार्ट की, मैंने सोचा चलो लक्ष्मीकांत भी साथ साथ कराते जाते हैं, ताकि आप लोगों का क्या हो, मतलब आप लोग एक अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपकी रेगुलर नोट्स भी बनती जाए, और आपका बिल्कुल कंटेंट इतना बेहतर तैयार हो जाए कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाओ, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट पीसीएस को, चाहे अदर एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ना छूटे, और जो मैं पढ़ाऊँ उससे तो बिल्कुल ही ना छूटे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे आपको पॉलिटी के भी वीडियो मिल जाएंगे, हालांकि पॉलिटी के मैं डेली डाल रही हूँ अभी भी। तो अभी हमारा जो पॉलिटी का है, नागरिकता चल रहा है वहाँ पे, तो आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई हैं, और मैं पूरा नोट्स से ही पढ़ा रही हूँ। तो यदि आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो तो जाके वहाँ से, ठीक है, आप ऐसे दिव्य एजुकेशन, हिंदी से दिव्य, इंग्लिश से एजुकेशन है, उसको यूट्यूब पे सर्च करोगे तो उसको आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लोगे। तो वहाँ पे आपको ये सारी बातें बताई गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जब भी आप पढ़ें तो आप लोगों के लिए करंट अपडेट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, और रहना भी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि जितना भी मैंने बताया वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हालांकि आज हमारा टॉपिक थोड़ा था, और कल ही मैं करा सकती थी, लेकिन आपके कुछ कमेंट्स का जवाब देना था, इसलिए मैंने कल नहीं कराया था कि चलो इतना पढ़ाएंगे उसके बाद मैं इसका जवाब दे दूँगी, ठीक है। क्योंकि कमेंट में लिख पाना इतना ज़्यादा सब कुछ थोड़ा टफ होता है, ठीक है, कि उसमें टाइपिंग करो। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग जब भी कमेंट करते हो तो वीडियो में ही आपका आंसर मिलेगा, और आप लोग कमेंट किया करो, आपकी जो भी क्वेश्चंस हो पूछा करो, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको वीडियो में ही मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, वहाँ पे एक और क्वेश्चन था, मुझे याद आ गया, विधायक और सांसद के क्या क्या कार्य होते हैं। तो इनके मेन रूप से कार्य, हालांकि हम लोग अभी जस्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो आप लोग धैर्य बना के रखिए। मैंने उस दिन इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पे अभी हम आगे जैसे ही इसको पढ़ते जाएंगे हम और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इसके बारे में हमको बहुत अच्छे तरीके से अलग से चैप्टर ही पूरा है, जिसके बारे में हम विधायिका के बारे में, विधानसभा के बारे में, इनके जो भी अध्यक्ष हैं या कार्य हैं, वो सारी बातों को हम समझेंगे, ठीक है। अभी हम 7th क्लास की पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए। लेकिन यहाँ पे यदि उनके कार्य की हम बात करें तो जो भी विधायक या सांसद होते हैं उनमें क्या होता है कि नियम कानून जो भी आते हैं उनको फॉलो करवाना, या ये खुद नियम बनाते हैं कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं ना, तो मतलब ये जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। ये जो जितना भी नियम कानून वगैरह जो भी होता है हमारा, ये बनाते हैं, लेकिन इनको फॉलो करवाने का काम आपको पता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी का होता है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आपको भी कोशिश करना हमेशा कि आप एक नेता के पीछे मत भागना कभी भी। और एक प्रशासनिक अधिकारी की सच्चाई तो यही है कि मजबूरी हो जाती है कि यदि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो तो वहाँ के जो नेताजी होते हैं ना, उनकी बात कहीं ना कहीं फिर माननी पड़ती है, और माननी पड़ती है तो फिर वो जो हमारा अस्तित्व रह जाता है वो फिर नहीं रह जाता, ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र मत करना, एक ईमानदार ऑफिसर बनने की हमेशा कोशिश करना, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हो सकेगा तो आपका ट्रांसफ़र करवा देंगे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो आपको कभी नौकरी से नहीं निकाल सकती, इतनी उनमें ताकत नहीं है, ठीक है। इसलिए आप हमेशा ईमानदारी से रहना, और अपनी सारी बातें जितनी भी हो, आपको जो भी करना हो सच्चाई के साथ करना, ताकि हमारे देश का भविष्य बदल सके, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बनने से पहले ना बहुत बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं कि मैं तो बनूंगा डीएम, तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये बदलूंगा वो बदलूंगा। लेकिन फिर क्या होता है जब हम जाते हैं उस क्षेत्र में, तो सारी जो हमारी अकड़ होती है
वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, ठीक है। फिर हम भी अपनी पदवी के उसमें रहते हैं कि कहीं मेरी कुर्सी ना छिन जाए, और इसके लिए हम जो भी होता है तो वही जैसे सब करते हैं हम भी करने लगते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा एक ईमानदार ऑफिसर बनने की, जिससे कि हमारे देश का जिस हिसाब से आप बन रहे हो, हाँ ये है कि आपको पैसे कमाना या नाम कमाना उसके लिए बन रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आपको, क्योंकि इज्जत कोई आपकी नहीं करता जब डीएम बनने के बाद, आपकी कुर्सी की करता है, ठीक है। और जब आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको कोई भी इज्जत नहीं देगा। ये बात आप हमेशा याद रखना कि आप जब बनते हो तो इज्जत आपके उस पद की होती है, आपकी कभी नहीं होती है, ठीक है। और जिस दिन आप उस पद से निकल जाओगे तो लोगों को मिनटों नहीं लगेंगे आपके खिलाफ बहुत सारी बातें बनाते हुए। तो हमेशा यही कोशिश करिएगा कि हम ईमानदारी से रहें, और अपने जितना भी हम यहाँ से सोचे बैठे हैं कि हम स्कूल में चेंजेस लाएंगे, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल में, या और भी गरीबों के लिए करेंगे या दलितों के लिए करेंगे, वो सब कुछ आप करना, क्योंकि जो भी आप कर सकते हो आपके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। आप एक डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट होते हो, ठीक है। डीएम का मतलब ही होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो वहाँ पे आपके पास पूरे जिला की पावर होती है, और जब जिला की पावर होती है तो फिर समझ लो आप कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा बिल्कुल गलत तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से अपने पावर की कोशिश, मतलब पूरा जो भी आपको पावर है उस हिसाब से आप काम करने की ज़रूर कोशिश करना, ताकि जिसको रियल में फ़ायदा मिलना चाहिए उसको हमारे द्वारा फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो यही हमेशा आप लोग कोशिश करना, ज़्यादा पैसे की लालच में हमेशा आदमी बुरा फंसता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करिए और जल्दी से डीएम बनिए, और डीएम बनने के बाद खूब सारा बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना नाम रोशन करिए, ताकि लोग ये कहें कि हमारे क्षेत्र का डीएम बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सबकी बात सुनता है बहुत अच्छे तरीके से, और वहाँ पे डीएम बनने के बाद आपको हर एक लोगों से, ये ऐसा नहीं होता कि आप डीएम बन गए तो एटीट्यूड में कि बस मतलब जो भी गरीब आ रहे हैं, दलित आ रहे हैं, बाहर से ही भगा दो, चलो बोल दो कि सर को टाइम नहीं है। अब भाई आप सर हो, कौन बोलेगा। इसलिए आप लोग करना कि यदि वो आपके पास एक बुढ़ा व्यक्ति चल के आया है तो वहाँ पे आप खुद जाके उनकी बात सुनो, आपकी कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे आपको यही कहेंगे कि ये डीएम जी कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे तरीके से पूरा हमारे डिस्ट्रिक्ट को वो मैनेजमेंट करके रखे हैं या मैनेज करके रखे हैं, कि जब आप जाके एक बुजुर्ग के सामने जाके मिलते हो, हाँ बताइए आपका काम क्या है, और आप उसका काम करवाइए बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। और वहाँ पे टाइम मत खसकाइए कि आज नहीं कल आना, आज नहीं कल आना, भले ही आप खाली बैठे हो, बता रहे हो आज नहीं कल आना, ठीक है। तो फिर ऐसे में ही हमारी छवि जो होती है वो हमारी, और मेहनत, क्योंकि आपको पता कितनी मेहनत करनी पड़ती, ठीक है। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, और यदि सच में डीएम बनना है तो सच में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, और सच में कुछ जिनको हमारी ज़रूरत है उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी करोगे और डीएम पद भी पाओगे, और डीएम पद का अच्छे तरीके से सम्मान भी करोगे, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से। थोड़ा आज बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया है, इसलिए सॉरी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी पढ़ते रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट।